हेलो साथियों, कैसे हैं आप सही। मैं आपका भाई आपका दोस्त एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं टॉपर्स तक यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास 9 फिजिक्स के लिए है, जिसके मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में त्वरण के बारे में पढ़ाया था, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाया था। आज की क्लास टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन, त्वरण के प्रकार जो हैं आपके, उसको कंप्लीट करते हैं। एकदम डिटेलिंग पॉइंट रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। विद डिफिनीशन और विद आपके एग्जाम्पल्स के साथ मैं आपको बताऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि आपके धनात्मक त्वरण क्या होते हैं, त्वरण के बारे में पढ़ाई था। लेकिन हमने आपको बताया धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण जिसे मंदन कहेंगे, शून्य त्वरण, ठीक है। उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, मैंने आपसे कहा था कि ये v क्या होता है, आपका अंतिम वेग होता है, v आपका अंतिम वेग होता है, u आपका प्रारंभिक वेग होता है। जब v मतलब v बड़ा हो u से, मतलब प्रारंभिक वेग आपका जो है, पहला एग्जाम्पल समझना। अगर आपने प्रीवियस क्लास देखा है त्वरण का, तो पहला जो आपका एग्जाम्पल मैंने बताया था, न्यूमेरिकल्स कराए थे, उसको समझना कि उसमें क्या था आपका कि जो प्रारंभिक वेग था, समझ रही मेरी बात को, वो कम था। तो देखिए, प्रारंभिक वेग क्या है, छोटा है, और अंतिम वेग आपका ज़्यादा था। शायद मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आपका प्रारंभिक वेग 5 है और अंतिम वेग 13 था। समझ रहे मेरी बात को, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। तो देखिए, वहाँ पर होता क्या था आपका धनात्मक त्वरण, धनात्मक त्वरण जिसे इंग्लिश में कहेंगे क्या, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अच्छा, इसे हम क्या कहते थे कि जब आपका वेग में वृद्धि हो रहा है, ठीक है, वेग में क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो हम क्या कह देते थे कि ये धनात्मक त्वरण है, कि समय के साथ आपका वेग जो है वो बढ़ रहा है, तो उसे धनात्मक त्वरण कह देते। लेकिन मैंने आपसे कहा था कि अगर समय के साथ आपका वेग बढ़ रहा है तो उसे त्वरण कह देते थे, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्टों ने कहा था कि ये धनात्मक त्वरण है तो इसे त्वरण कह दो। अब यहाँ पर बात आती थी कि आपका जो अंतिम वेग था वो छोटा हो जाता था प्रारंभिक वेग से। इसका मतलब क्या होगा कि प्रारंभिक वेग बड़ा हो गया, प्रारंभिक वेग क्या हो गया, बड़ा हो गया, और अंतिम वेग छोटा हो गया। आपका जब प्रारंभिक वेग क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, और अंतिम वेग छोटा हो जाए, तो इसे कह देते थे कि ऋणात्मक त्वरण। क्या कहते थे हम, ऋणात्मक त्वरण, ठीक है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। लेकिन हमने कहा था कि साइंटिस्टों ने जब देखा कि समय के साथ वेग में ह्रास हो रहा है, मतलब वेग में कमी आ रही है, तो उन्होंने कहा कि इसे कहा कि त्वरण ही कह दो, और जो आपका अगर समय के साथ वेग में कमी आ रही है तो इसे कह दो मंदन। क्या मेरे भाई, मंदन, इसको सही से लिखते हैं, ठीक है। कहा उन्होंने कि इसे कह देंगे मंदन, तो इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि ये त्वरण को हम ए से डिनोट कर देते थे जब पॉजिटिव आ जाता था, और मंदन को हम -a से डिनोट कर देते थे। कहीं पर भी आपको मंदन शब्द मिल जाए तो इसका मतलब समझ लेना मेरे भाई कि वो चीज़ क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। बात समझ पाए, नेगेटिव लगा देना। आपको मंदन मिल जाता है, जितना दिया रहेगा वो लिख लो, उसके आगे जब मान लो आपको मिल गया कि मान लो वो इतने मंदन से, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के मंदन से गति कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि -10, मतलब त्वरण के आगे जो आपका मंदन दिया रहेगा उसमें माइनस लगा देना, बस, ठीक है। बात समझ पाए। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि अंतिम वेग आपका बराबर हो जाए प्रारंभिक वेग से, तो ये क्या हो जाता था आपका, शून्य त्वरण हो जाता था। क्या मेरे भाई, शून्य त्वरण, ठीक है। जो आपका लास्ट वाला न्यूमेरिकल था वो हमने बताया था कि जब आपका प्रारंभिक वेग, हमने क्या कहा था कि जब प्रारंभिक वेग आपका 10 मीटर पर सेकंड है, अंतिम वेग भी आपका 10 मीटर पर सेकंड ही है, दोनों के वेग बराबर हैं, तो आपके त्वरण क्या हो जाता था, त्वरण आपका 0 आया था, है कि नहीं, बिल्कुल आया था। प्रीवियस क्लास आपने नहीं देखा दोस्तों तो ज़रूर देखें, ठीक है। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम में कभी कभी शून्य त्वरण की परिभाषा पूछ लेता है, ठीक है। तो देखो, शून्य त्वरण का मैं परिभाषा लिखता हूँ, आप भी साथ साथ लिखते जाना। शून्य त्वरण का आप परिभाषा लिख लें, फिर मैं आपको समझा भी दूंगा एक बार और, ठीक है। चलिए, हेडिंग लगा लीजिए, शून्य त्वरण। ये त्वरण के प्रकार में ही आता है, ठीक है। एक समान और असमान भी त्वरण अभी मैं बताता हूँ, लेकिन ये शून्य त्वरण जो आपका है इसको आप लिख लें, इंपॉर्टेंट। देखिए दोस्तों, समझाता हूँ आपको। मैंने क्या लिखा कि यदि कोई गतिशील वस्तु, मान ले कोई गतिशील पिंड है, वस्तु है, ठीक है, एक समान गति करती है, एक समान गति करती है, तो उस वस्तु का वेग नियत रहता है। वेग परिवर्तन शून्य होने पर त्वरण भी शून्य हो जाता है। देखिए, ये आपका हो गया प्रारंभिक वेग, ये आपका हो गया अंतिम वेग। मान लेते हैं t बराबर 2 सेकेंड समय लगता है कि अंतिम वेग से प्रारंभिक वेग, ठीक है, मान लेते हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग मतलब 10 - 10 और बटे में समय, वेग परिवर्तन बटे में समय क्या आता है, एक्सेलरेशन, त्वरण आता है।
तो 2 लिख देंगे, कितना आ जाएगा 0/2 कितना आ गया आपका त्वरण। त्वरण यहाँ पर आपका आ गया 0। देखिए मैंने क्या लिखा कि यदि कोई गतिशील वस्तु एक समान गति करती है, देखो एक समान गति ही कर रही है, देखो 10 से 10 मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उस वस्तु का वेग नियत रहता है। वेग नियत का मतलब वेग जो है आपका एकदम नियत है कि एक समान वेग से, एक समान, देखो पहले भी आपका प्रारंभिक वेग भी 10 है, अंतिम वेग भी 10 है, मतलब एक समान वेग से वो गति कर रही है। तो वेग परिवर्तन शून्य होने पर वेग में परिवर्तन आपका शून्य, मतलब पहले भी आपका प्रारंभिक वेग 10 था, अंतिम वेग भी आपका 10 हो गया, तो वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो अगर आपका वेग परिवर्तन क्या हो जाएगा, शून्य है, वेग परिवर्तन हो ही नहीं रहा, वेग परिवर्तन शून्य है, तो त्वरण भी क्या आ जाता है आपका, शून्य हो जाता है। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको आप नोट कर लें। बढ़िया, आपका ये एक बहुत ही अच्छा आपका क्या कह सकते हैं कि परिभाषा है। ठीक है, आपको मैंने इसीलिए एकदम डिटेल में बता दिया कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए अब इसको मैं इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ कि एक समान त्वरण और असमान त्वरण किसे कहते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर। आइए दोस्तों समझते हैं कि आपका एक समान त्वरण किसे कहते हैं। अगर एक समान त्वरण हुआ तो दूसरा क्या आ जाएगा, असमान त्वरण आ जाएगा। ठीक है, समझ लेना। ठीक है, देखो एक समान मैं आपको त्वरण समझाता हूँ। देखिए जैसे मैं आपको एक ग्राफ बनाता हूँ कॉलम में, या आप ग्राफ कह लें, उसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा, जिससे कि आपका जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, देखो ये आपका हो गया, यहाँ पर आपका हो जाएगा वेग। ठीक है, वेग में परिवर्तन या वेग समझ लेते हैं, और यहाँ पर आपका हो जाएगा समय। समय मान लो सेकंड में हो जाएगा, और वेग आपका मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम कुछ कॉलम बना लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से कोई वस्तु, मान लो 0 से 1 2 3, ये हो गया समान वेग। 0 आपका हो गया, 2 4 6। ठीक है, देखो जब एक समान त्वरण होगा, देखो एक समान आपने त्वरण अगर समझना है तो समझो, देखो कैसे कहते किसे हैं कि यदि कोई वस्तु या गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल, देखो 0 से 1 हुआ मतलब 1 सेकंड लगा, 1 से 2 गया तो भी 1 सेकंड ही लगा, 2 से 3 गया तो भी 1 सेकंड ही लगा। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में, वेग ही समझ लें, ठीक है, वेग ही हम समझना है, तो यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में, क्योंकि वेग ही हमें देखना है कि वेग और त्वरण का रिलेशन ही होता है, कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, देखो 0 से 2 जाता है तो यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड, 2 से 4 जाता है तो भी 2 मीटर पर सेकंड, 4 से 6 जाता है तो भी 2 मीटर पर सेकंड। तो यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो हम इसे ही कहते हैं एक समान त्वरण। ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक समान त्वरण कहते हैं। समझ पाए? देखो चाहे एक समान मतलब समान, देखो यहाँ से भी यहाँ तक 1 सेकंड, यहाँ से भी यहाँ तक 1 सेकंड, और यहाँ से भी यहाँ तक 1 सेकंड, और देखो सब जगह 2 मीटर पर सेकंड के वेग से ही जा रहा है, तो इसी हम कहते हैं कि एक समान त्वरण से वो गति कर रहा है। ठीक है, चलिए साथ साथ आप भी लिख लीजिए, हम भी लिख लेते हैं इसका जो आपका डिफिनेशन है। ठीक है, आइए आइए दोस्तों समझते हैं। देखिए मैंने आपको ये वाला एक समान त्वरण समझाया, फिर से समझ लेना कि यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग समान समय अंतराल में, देखो समान समय अंतराल 1 सेकंड ही लग रहा है, 1 सेकंड। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ कन्फ्यूजन मत कर देना कि यहाँ पर हमने 0 सेकंड लिखा है दोस्तों। 0 मतलब समय आपका कभी भी शून्य तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि समय हमेशा क्या है, चलायमान है। तो इसका मतलब होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हूँ कि 0 का मतलब जैसे ही आपने स्टार्ट किया,
जैसे मान लो कोई कहता है 1 2 3 तुरंत दौड़ना स्टार्ट किया, मतलब वो समय जिस समय आपने दौड़ना स्टार्ट किया पहले आपने रुका था, जैसे स्टॉप वॉच को आप स्टार्ट करते हैं, जैसे स्टार्ट किया वो वाला समय, समझ रहे हो, तो 0 का मतलब वो हो जाता है। तो यदि कोई गतिशील वस्तु का वेग समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन कर रहा है, तो वस्तु के त्वरण को हम एक समान त्वरण कहते हैं। सेम वही एग्जाम्पल अगर ये वाला अगर आपको आता है डेफिनेशन, तो ये वाला अपने आप आ जाएगा। यदि किसी गतिशील वस्तु के वेग में समान समय अंतराल में और यहाँ पे बना देते हैं आपका, ठीक है, समझ लेना इससे भी। देखो यहाँ पर आपका क्या है, वेग मीटर पर सेकंड में है, यहाँ पर आपका समय है सेकंड में, मान लेते हैं ये आपका 3-4 ग्राफ बना देता हूँ। यहाँ पर से आपका हो जाता है 0 1 2 3, यहाँ पर मान लो 0 से 4 गया, 4 से मान लो 7 गया, 7 से यहाँ पर मान लो 3 गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि समान समय अंतराल तो आपका समान है, 0 से 1 जाता है 1 सेकंड, 1 से 2 जाता है 1 सेकंड, 2 से 3 जाता है 1 सेकंड। लेकिन देखो 0 से 4 गया तो यहाँ पर 4 मीटर पर सेकंड हो गया, लेकिन 4 से 7 जाता है 3 मीटर पर सेकंड हो जाता है, 7 से नहीं, यहाँ पर आप कर लेते हैं मान लो 12 कर लेते हैं, ठीक है, तो 7 से 12 गया तो 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो देखो वो समान समय अंतराल में असमान वेग परिवर्तन कर रहा है, कभी वो 4 जा रहा है, कभी 3 जा रहा है, कभी 5 जा रहा है, तो वस्तु का त्वरण क्या कहलाएगा, असमान त्वरण कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बात समझ पाए। तो चीज़ें बहुत आसान है फिजिक्स, देखो फिजिक्स बहुत आसान है। देखिए अभी आप क्लास 9th में हैं, आप 9th में भी फिजिक्स पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, 11th में भी पढ़ेंगे, 12th में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपका बेस यही मतलब 9th से ही आपका फिजिक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी से ही फिजिक्स पढ़ना बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया तो 10th में भी कोई दिक्कत नहीं होगा, 11th में भी और 12th में भी, ठीक है। इसलिए मैं आपको एकदम हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, जिससे आप बाद में ऐसा ना कहें कि फिजिक्स हमें पढ़ाया सही से नहीं गया, हमें टीचर नहीं मिले, या फिर हमारे स्कूल में सही से नहीं पढ़ाया था, हमारी कोचिंग में सही से नहीं पढ़ा जाता, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना कहें बाद में कि हमें ऐसा फिजिक्स नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। इसलिए मैं आपको हर एक एग्जाम्पल, आप बाद में भी नोट्स आप बना रहे होंगे हमारे, तो आप बाद में भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम तैयारी करना जिसमें फिजिक्स आती है, आप पलट के देख लेना, हर एक कंसेप्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो बात आप समझ पाएंगे कि फिजिक्स हमारा पढ़ाना ऐसे नहीं कि चाहे जो पढ़ा दिया इंपॉर्टेंट ले आया, ये आप यूट्यूब पर देख रहे होंगे बहुत सारे कर दें कि ये इंपॉर्टेंट यही पेपर में आएगा। नहीं यार, मैं तो एग्जामिनर हूँ नहीं, या जो यूट्यूब पे ऐसा कर रहा है वो तो है नहीं कि एग्जामिनर कि वो मतलब आ गया कि यही पेपर में आएगा। एग्जामिनर तो नहीं, एग्जामिनर तो कोई दूसरा है जो पेपर बनाता है, ठीक है। जो आपके कॉपी पेपर आता है आपके, वो कोई दूसरा है, कोई दूसरा ही बनाता है, थर्ड पार्टी ही बनाती है। लेकिन हम आपको उतना जितना आपके सिलेबस में वो सब जब पढ़ा देंगे तो बचेगा क्या, उसी में से ही तो पूछा जाएगा। तो उतना पढ़ लो यार, आराम से जाके पेपर दो राजा की तरह, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। कल की क्लास में हम बात करेंगे कि आपका गति के समीकरण, 3 समीकरण हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रयास करेंगे कि 2 लेक्चर में आपके हो जाएं, केवल और केवल 2 लेक्चर में, या प्रयास करेंगे एक ही में हो जाए, ठीक है। तो इसके बाद टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। एक लेक्चर लेंगे 20, 25, 30 मिनट का, जिसमें आपको कई सारे न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा, वैसे मैं कराते चल भी रहा हूँ, ठीक है। और फिर आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे हम। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। So thank you so much for watching. Please subscribe the channel and press the bell icon for daily notification. I will meet you next session. Jai Hind, Jai Bhai.